दोस्तों, जरा गंभीरता से सोचिए। भारत का एक ऐसा राज्य जहां भारत का संविधान काम ना करे, जहां केंद्रीय एजेंसियां घुस ना सके, जहां देश के गृह मंत्री को धमकी दी जाए और जहां मुख्यमंत्री खुलेआम कहे हम चाहें तो आपको होटल से बाहर भी ना निकलने दे। दोस्तों, आज जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है। यह भारत के संविधान, भारत की एकता और भारत की सुरक्षा पर सीधा सीधा सवाल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या पश्चिम बंगाल में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह फेल हो चुकी है। क्या ये पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री पर सरकारी काम में बाधा डालने की एफआईआर हुई हो। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब राष्ट्रपति शासन ही आखिरी रास्ता बचा है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में जो सवाल उठेगा वो हर राष्ट्रवादी भारतीय को झकझोर देगा। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ, रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में आज स्थिति यह है कि सरकार है, पुलिस है और प्रशासन भी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भारत का कानून वहां लागू नहीं होता, केंद्र सरकार का आदेश वहां नहीं चलता, केंद्रीय एजेंसियां वहां रोकी जाती हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनको खुलेआम अपशब्द और धमकियां दी जा रही हैं। ये केवल आरोप नहीं है, यह घटनाओं की एक सीधी श्रृंखला है। गुरुवार को ईडी ने आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापा मारा। मामला है ईस्टर्न कोलफील्ड्स कोल घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का। जैसे ही ये खबर ममता बनर्जी तक पहुंची, वह पुलिस कमिश्नर और डीजीपी के साथ मौके पर पहुंच गई और यही एक दुखद इतिहास बना। 1947 के बाद पहली बार एक केंद्रीय एजेंसी ने एक मुख्यमंत्री के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। ईडी अधिकारियों को डराया गया, रोका गया और डॉक्यूमेंट छीनने की कोशिश हुई। यहां तक कि रैपिड एक्शन फोर्स भी लाई गई। सवाल उठता है, ऐसा क्या था उन दस्तावेजों में कि खुद मुख्यमंत्री को प्रतीक जैन के बचाव में उतरना पड़ा। ममता बनर्जी ने पलटवार किया, ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में दलील क्या दी? दलील थी ईडी हमारी पार्टी के डॉक्यूमेंट लेने आई थी। लेकिन सवाल सीधा है, ईडी पीएमएलए मामलों में पार्टी कागज क्यों उठाएगी? अगले ही दिन एक रैली में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर अभूतपूर्व भाषा का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर खड़ा किया गया एक भावनात्मक नैरेटिव। कहा बंगालियों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है। अब घुसपैठ का असली सवाल, अगर घुसपैठ हो रही है तो बीएसएफ सीमा पर है, रेलवे केंद्र के अधीन है, पासपोर्ट ऑफिस केंद्र का है, तो सवाल यह नहीं कि घुसपैठ कैसे हो रही है, सवाल यह है घुसपैठियों के कागज कौन बनवा रहा है, सीमा फेंसिंग के लिए जमीन क्यों नहीं दी जा रही। इन सवालों पर मुख्यमंत्री चुप हैं। दोनों पक्ष हाईकोर्ट पहुंचे और कोर्ट में हालात इतने खराब हुए कि कोर्ट रूम खाली करवाना पड़ा। अंततः सुनवाई कोर्ट ने 14 जनवरी तक टाल दी। अदालत काम नहीं कर पा रही, एजेंसियां काम नहीं कर पा रही और राज्य सरकार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। इसे क्या कहेंगे? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है तो फिर क्या है? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से हिंदुओं के समर्थन में ना प्रदर्शन ना कोई बयान। लेकिन ईडी के खिलाफ सरकार पूरी ताकत से सड़क और कोर्ट में है। यहीं से साफ हो जाता है लड़ाई किस से है और किसके लिए है। अब सवाल, क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? कुछ एक लोग कहते हैं ऐसा करने से ममता को सहानुभूति मिल जाएगी। भाई, लेकिन असली सवाल यह है, देश बचाना जरूरी है या चुनाव जीतना? ममता सरकार अपने अंतिम महीनों में है, चुनाव थोड़े समय बाद हैं, एसआईआर चल रहा है, फर्जी वोटर्स की पहचान हो रही है,
1 साल के राष्ट्रपति शासन दौरान SIR पूरा होगा, सीमा फेंसिंग के लिए जमीन मिलेगी, पुलिस प्रशासन का शुद्धिकरण होगा, डेमोग्राफिक खतरे पर लगाम लगेगी। सरकार बाद में कोई भी बने, लेकिन सिस्टम बचना चाहिए। दोस्तों, मुद्दा यह नहीं है कि 2026 में कौन जीतेगा, मुद्दा यह है कि क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना रहेगा संविधान के प्रावधान के साथ। अगर आज नहीं संभले तो कल बहुत देर हो जाएगी। यह फैसला राजनीतिक नहीं, ऐतिहासिक होगा। अगर आप मानते हैं कि देश की एकता राजनीति से ऊपर है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।